दोस्तों, आप लोगों को मैं जितनी भी कहानियां सुनाता हूं और उसमें जो भी क्राइम होते हैं उसमें अगर हम लोग मोस्टली देखें 70 से 80% के आसपास ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्राइम के पीछे जो वजह होती है वो अवैध संबंध होते हैं। और अवैध संबंधों में भी वो चीज़ें होती हैं कि युवती अगर इनकार करती है तो उसकी वजह से कोई जो उसका प्रेमी है या फिर पति है इस तरीके से मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। उसके बाद में सबूत छुपाने की कोशिश की जाती है। हालांकि इंसान कितनी ही ज़्यादा चालाकी दिखाए, आखिर उसका जो भेद है ये पुलिस के सामने खुलता है और उसका जो असली भेड़िए वाला चेहरा होता है ये लोगों के सामने पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर कहानियों में अगर देखा जाता है तो ये होता है कि अवैध संबंधों के चलते कत्ल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बिल्कुल उल्टी है। एक महिला जिसको संबंध बनाने की गैर मर्द के साथ में इस कदर लत लग जाती है कि वो उससे संबंध बनाने की जिद करती है। वो जो व्यक्ति था वो उसकी लगातार डिमांड पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए वो एक दिन सोचता है कि क्यों ना इस महिला से पीछा छुड़ा लिया जाए। और उसके बाद में वो उस महिला के साथ में कुछ ऐसा करता है कि जिसकी वजह से वो जो महिला है वो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है रायपुर की। और दोस्तों, इसी रायपुर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है अभनपुर। और दोस्तों, इसी अभनपुर के अंतर्गत एक गांव आता है। गांव का नाम सारखी। बात कर रहा हूँ मैं 5 सितंबर साल 2022 की। दोस्तों, 5 सितंबर साल 2022 को पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचता है कि जो सारखी गांव है, इस गांव के अंदर एक महिला की किसी ने हत्या कर दी है। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है कि एक महिला की हत्या हो चुकी है, उनके इलाके में वो गांव आता है, पुलिस तुरंत अपनी टीम को एक तरीके से आदेश देती है। जो गाड़ी होती है वो उठाई जाती है। उसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है। तो दोस्तों, जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखती क्या है कि वहाँ पर लोगों की एक भीड़ है। पुलिस उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद में पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है कि एक महिला है जिसकी डेड बॉडी वहीं पर ज़मीन पर पड़ी हुई है। पुलिस जाकर वहाँ पर लोगों से पूछताछ करती है। सबसे पहले वो जो पूरा क्राइम सीन था उसको बहुत ही बारीकी से उसका मुआयना करा जाता है और जो पूरा क्राइम स्पॉट था उसको अच्छी तरीके से सील किया जाता है। और उसके बाद में पुलिस ये देखने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये हत्या किस तरीके से की गई है, कातिल ने कोई सबूत छोड़ा है या फिर नहीं छोड़ा है। अब दोस्तों, पुलिस सारी चीज़ें बहुत बारीकी से देखती है। तो पुलिस को दिखाई पड़ता है कि इस महिला की जो डेड बॉडी है उस डेड बॉडी पर यानी उसकी गर्दन पर एक फंदे का निशान है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने गला दबाकर इस महिला की हत्या की है। उसके बाद में वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं पुलिस उनसे भी पूछती है कि यहाँ पर पहले कौन आया था, किसने देखा। तो पता चलता है कि इस महिला का जो बेटा है उस बेटे ने अपनी माँ का शव देखा। अब पुलिस उस बेटे से पूछताछ करती है कि क्या हुआ था, तुम कब आए, तुम्हारी माँ उस टाइम के पूरी तरीके से मर चुकी थी या फिर सांसें बाकी थी। लेकिन दोस्तों, वो जो लड़का है ये बताता है कि साहब, मैं जब आया तो मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। किसने की, क्यों की, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। अब दोस्तों, पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और वहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम होती है वो भी जब जांच करती है तो हत्या के जो कुछ ऐसे एविडेंस हैं हत्या के वो मिलते हैं। अब दोस्तों, पुलिस इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है और इधर गाँव वालों से पूछताछ शुरू करती है। उस महिला के घर के आसपास जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ की जाती है। इधर इसका जो पति था जो बाहर काम पे गया था वो भी आ जाता है। उससे भी पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश या फिर ऐसा कि किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो हाल फिलहाल में। तो वो जो व्यक्ति है कहता है, साहब, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ और ना तो मेरी किसी के साथ में लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना कोई पैसों का लेन देन। और जो मेरी पत्नी है ये भी काफ़ी अच्छे ख्यालात की महिला थी, ना तो इसका किसी से कोई झगड़ा था। न जाने साहब किसने मेरी पत्नी की हत्या कर दी। कुछ भी कर कर बस तुम कातिल को पकड़ लो, मुझे इंसाफ दिला दो। अब दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले में पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी, गांव वालों से पूछताछ कर रही थी। अगर रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 50 अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई थी। लेकिन दोस्तों, इन 50 अलग अलग लोगों से पूछताछ करने के बावजूद भी पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिला और पुलिस वालों को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर कातिल कौन है। उसके बाद में इस महिला के जो घर वाले होते हैं उनसे भी पूछा जाता है। वो भी कहते हैं कि साहब, हमें हत्या के बारे में कुछ नहीं मिला। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस अपने मुखबिर एक्टिव करती है और इस पूरे केस को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। जैसे ही मुखबिर एक्टिव करती है तो मुखबिर के द्वारा पुलिस को पता चलता है कि ये जो महिला है इसके पड़ोस में ही रहने वाले इसका एक देवर है, उसके साथ में शायद इसका कुछ है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है तो वहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है कि जो पड़ोस में कोई देवर है रिश्ते का। तो पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम है वीरेंद्र साहू। दोस्तों, जब वीरेंद्र साहू का नाम आता है तो पुलिस तुरंत वीरेंद्र साहू को गिरफ्तार करती है
और उससे पूछताछ करती है। दोस्तों जब वीरेंद्र साहू से पूछताछ करती है पुलिस, तो वीरेंद्र साहू पुलिस को कुछ अलग अलग तरीके की बातें बताता है। यानी पहला बयान कुछ होता है, दूसरा कुछ होता है, तीसरा कुछ होता है। अब जब इस तरीके से लगातार वीरेंद्र साहू अपने बयान बदलता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं अब वीरेंद्र साहू के ऊपर शक हो जाता है। अब इसलिए दोस्तों पुलिस जो थी वो वीरेंद्र साहू को फ्रंट सीट पर बैठाती है और उसके बाद अपना असली वाला जो चेहरा होता है वो इसको दिखाती है। अब जैसे ही पुलिस सख्ती इसके ऊपर दिखाती है उसके बाद में ये टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों उस कहानी को सुनने के बाद में वहाँ पर जो पुलिसकर्मी होते हैं, बल्कि इस महिला के जो घर वाले होते हैं और जो गांव वालों को जब ये बात पता चलती है और उसके बाद में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को ये बात पता चलती है, तो हर कोई हैरान होता है, परेशान होता है और हर कोई यही सोच रहा होता है कि आखिर क्या इस महिला को उसके कर्म की सज़ा मिली है या फिर इस व्यक्ति ने जो रास्ता चुना है वो क्राइम का चुना है। दोस्तों ये व्यक्ति बताता है कि दरअसल उसकी भाभी के साथ में उसके अवैध रिश्ते पिछले 3 सालों से। उसके भाई जब कभी भी खेत पर चले जाते, एक दिन की बात है कि उसके जो भाई हैं ये खेत पर चले जाते हैं। उस समय मैं अपनी भाभी के घर पे जाता हूँ। जब मैं जाता हूँ तो मेरा भतीजा भी घर पे नहीं होता है, भाभी अकेली होती है, वो किचन बर्तन वगैरह साफ़ कर रही होती है। उसी समय मेरी नज़र जो थी वो मेरी भाभी पे टिक जाती है। मैं उसको गलत नज़र से देखने लगता हूँ। अब जब ये देवर अपनी भाभी को गलत नज़र से देख रहा था तो उस भाभी को भी ये समझने में देर नहीं लगती है कि ये वीरेंद्र साहू आखिर चाह क्या रहा है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की हंसी मजाक ठिठोलियाँ चलने लगती हैं। जो वीरेंद्र साहू था ये गंदी गंदी मजाक अपनी भाभी के साथ में करने लगता है। भाभी भी समझ जाती है कि ये डबल मीनिंग जो बातें वीरेंद्र साहू उसका देवर कह रहा है इसका मतलब क्या है। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में टच में आते हैं। इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ता बनता है और ये दोनों एक ऐसे रिश्ते में डूब जाते हैं जिसको समाज बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देगा। उसके बाद में उसी भाभी के घर पर वीरेंद्र साहू अपनी भाभी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और वो भी अपने ही भाई के बेड पर। और दोस्तों जब ये एक बार अवैध संबंध अपनी भाभी के साथ में बना लेता है तो फिर उसके बाद में ये जो सिलसिला था ये आम हो जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब जब वीरेंद्र साहू के जो भाई हैं जब कभी ये खेत पर जाते, कई बार ऐसा होता जो बेटा है वो पानी देने के लिए खेत पे चला जाता या फिर खाना देने के लिए खेत पे चला जाता। जो वीरेंद्र साहू के बड़े भाई थे जो खेती किसानी करते थे, मजदूरी करते थे, इसलिए ज़्यादातर वो घर से बाहर ही रहते थे। और उसकी जो पत्नी है जब घर पर अकेली होती तुरंत अपने देवर को बुलाती वीरेंद्र साहू को और उसके बाद में ये दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते। दोस्तों ऐसे करते करते ये जो सिलसिला था लगातार चलता रहता है और होते करते जो वक्त है ये 3 साल का वक्त गुजर जाता है। लगातार 3 साल तक ऐसा कोई वीक नहीं रहा होगा, ऐसा कोई महीना नहीं रहा होगा जो वीरेंद्र साहू अपनी भाभी से मिलने उसके घर ना गया हो। जब कभी भी वो अपनी भाभी के घर जाता और उनके बीच में सारी वही चीज़ें होती जो एक पति पत्नी की चीज़ में होती है दोस्तों। लेकिन कहते ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि इश्क लोगों से छुप जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो अंजाम होता है वो भयावह होता है, डरावना होता है। अब दोस्तों जब ये देवर लगातार अपनी भाभी के बुलाने पर वहाँ जाता तो इसको भी लगने लगता कि अपनी भाभी को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भाभी एक तरीके से उसके अंदर एक ऐसी भूख है जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता। उसके बाद में ये फैसला करता है कि धीरे धीरे हल्के हल्के अपनी भाभी से दूरियां बना लेगा और ये ऐसा ही करता है। उसके बाद में जब कभी भी इसकी भाभी उसे बुलाती है किसी काम का बहाना कर देता, वहाँ पर जाता नहीं और लगातार ऐसा चलता रहता है। 1-2 महीने का समय गुजर जाता है। जब इसकी भाभी को लगता है कि उसका जो देवर है उससे दूरियां बना रहा है तो ये अपने देवर के ऊपर फोर्स डालती है, उसके ऊपर प्रेशर डालती है, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि तुम उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हो या नहीं बनाते हो। अगर तुमने उसके साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अब दोस्तों जब इस तरीके की बातें वीरेंद्र साहू सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना इस भाभी को ही मैं रास्ते से हटा दूँ। इसलिए वो उसकी मौत की एक साजिश रचता है, एक प्लानिंग करता है। और इसी प्लानिंग के तहत जब उसकी भाभी जो 5 सितंबर साल 2022 के दिन अपने देवर को बुलाती है तो ये जो देवर था वीरेंद्र साहू ये उसके कहने पर उसके घर चला जाता है। वो घर जाने के बाद में अपनी ही भाभी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। एक बार तो ठीक, लेकिन जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वीरेंद्र साहू पहले से ही प्लानिंग करके गया था तो अपनी भाभी की संबंध बनाते समय ही उसके गले पर जो चुनरी इसके पास में थी उससे उसकी हत्या कर देता है। और दोस्तों उसके गले को जब तक दबाता है कि जब तक उसकी जो भाभी थी ये दम न तोड़ दे। अब जैसे ही उसकी भाभी मर जाती है, मृत हो जाती है, वहाँ से उसको छोड़कर 9-2-11 हो जाता है। और दोस्तों जब ये बातें पुलिस को बता रहा होता है और पुलिस जब ये बातें सुन रही होती है और वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो ये सब बातें सुन रहे होते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि इसकी भाभी आखिर किस तरीके की महिला थी। वो अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने ही देवर के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी और जिसकी वजह से शायद उसको इस तरीके की सज़ा मिली। दोस्तों भले ही उसको सज़ा मिली हो, भले ही वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई हो, लेकिन जो वीरेंद्र साहू था इसने जो रास्ता चुना
ये रास्ता सरासर गलत रास्ता था और किसी भी एंगल से किसी भी समस्या को ख़त्म करने के लिए क्राइम का रास्ता नहीं चुना जा सकता। इसलिए किसी की भी हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर वीरेंद्र साहू चाहता तो वो किसी तरीके से समझा जा सकता था, उसको बता सकता था कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन उसने क्राइम का रास्ता चुना। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने वीरेंद्र साहू को गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा है। आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं और अब वक्त होता है कि उन लोगों की कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं, इसमें देव कुमार जी हैं, लिखते हैं एक तरफा प्यार है, ज़बरदस्ती से प्यार नहीं मिलता, जय हिंद भैया जी। तो देव कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरीके से अपने प्यारे से कमेंट से मुझे नवाजा। AS 617 यानी अनिल सालोंकी जी लिखते हैं नाइस प्रेजेंटेशन शावेद जी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं शाबिज मलिक जी नमस्कार, कहानी अच्छी लगी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, कहानी बहुत अच्छी लगी, ऐसे ही कहानी सुनाया करो। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद में ड्रीम चेसर हमारे भाई लिखते हैं बहुत बढ़िया शाबिज भाई। तो ड्रीम चेसर जी, आपका जो कमेंट्स है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। राज रावत हैं, लिखते हैं नमस्कार सर। तो भाई नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये नायक म्यूज़िक है, लिखते हैं नमस्ते भाई। सुरेश नायक गोलाबाई उड़ीसा से। तो सुरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरीके से अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब। सुनील त्यागी शेना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब नमस्ते, आपकी तबीयत कैसी है। और मैं भी उत्तराखंड में टेहरी गढ़वाल में हूँ। और कुंदन पाल सिंह, तो भाई कुंदन पाल सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो टेहरी है बहुत अच्छी जगह है, अच्छे तरीके से घूमिएगा। उसके बाद में इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्लाम शेख है, मैं यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के टॉन मोदाह से हूँ। तो भाई इस्लाम शेख जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी ये लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार, लड़के ने चाकू से मार डाला और बहुत ही गलत किया। ऐसे इसी को कहते हैं कि जो इंसान है खिसियानी बिल्ली है, वो खंबा नोचती है। और लड़की ने जब बात नहीं मानी तो ऐसा कदम उठाया। थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है अशफाक खान का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं, बताएं अनजान व्यक्ति था तो उसने प्रपोज़ कैसे किया, प्रपोज़ किया तो अनजान कैसे हो गया। तो भाई वो अनजान ही था, जब लड़की ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो एक तरीके से वो अनजान ही था। लेकिन दोस्तों, किसी को भी किसी की भी हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। और उसने जो किया वो सरासर गलत था। किसी की भी हत्या करने से ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बच सकता है। और जो इस व्यक्ति ने किया वो बहुत ही गलत था, जो मैं आप लोगों से कल भी कह चुका हूँ। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ कि आपके जो भी कमेंट्स हैं ये हमारी लेटेस्ट वीडियो पे आते हैं। अगर आपके लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट्स नहीं होंगे तो आपके कमेंट्स मिस हो जाएंगे। तो जो लोग भी चाहते हैं कि वीडियो के अंदर उनका नाम लिया जाए, तो वो जो हमारा लेटेस्ट वीडियो होता है उस पर कमेंट्स क्या करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।